नमस्कार, सुप्रभात। यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत एक अहम जानकारी के साथ करते हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा के दौरे पर जा रहे हैं। नोएडा में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। शाम 3 बजे से 7 बजे तक नोएडा में यह मैराथन समीक्षा बैठक होगी। योगी के दौरे को लेकर जो है वो प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है लगातार 2 दिन। लखनऊ में समीक्षा बैठक अलग अलग विभागों की हुई। उसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा जा रहे हैं, जहां वो आज 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक समीक्षा बैठक करेंगे। तो पिछले 3 दिनों से सीएम योगी लगातार विभागों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। आज इसी क्रम में सीएम योगी आज शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे। बता दें कि सुबह 11:30 बजे उच्च माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक वो करेंगे। तो आज शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है। तीसरे दिन भी लगातार आज तीसरा दिन है जब बैठकों का दौर चलेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले 2 दिन लगातार पहले पुलिसिया व्यवस्था डीएम से मिले, उसके बाद में सिंचाई विभाग और चिकित्सा के अधिकारियों से, मंत्रियों से मुलाकात की, समीक्षा की। उसके बाद आज एक बार फिर से शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। लोक भवन में समीक्षा बैठक होगी। दोपहर 11:30 बजे ये बैठक होनी है। उसके बाद 3 बजे सीएम नोएडा लौट जाएंगे। देर रात डीजीपी ओपी सिंह पहुंचे हजरतगंज कोतवाली। लखनऊ के ट्रैफिक सुधार के लिए डीजीपी ने वहां पर बैठक की। हेलमेट पहनने, ई चालान पर की विस्तृत चर्चा। एडीजी, आईजी लखनऊ, आईजी ट्रैफिक के साथ की बैठक। एसएसपी, एसपी ट्रैफिक लखनऊ और ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। तो डीजीपी ओपी सिंह देर रात हजरतगंज कोतवाली पहुंचे। लखनऊ के ट्रैफिक सुधार के लिए डीजीपी ने पूरी बैठक की। हेलमेट पहनने, ई चालान पर विस्तृत चर्चा की। एडीजी, आईजी लखनऊ, आईजी ट्रैफिक के साथ बैठक की। वो सब वहां पर मौजूद थे। एसएसपी, एसपी ट्रैफिक लखनऊ और ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी बैठक में मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ सुपर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। कल सभी सीएमओ को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और आज बीएसए और डीआईओएस के साथ शिक्षा पर पाठशाला लगाएंगे। विकास की रफ्तार में बिगड़ी कानून व्यवस्था के कुछ ब्रेकर आए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के सभी अधिकारियों को एक छत के नीचे जमा कर दिया। सिलसिलेवार समीक्षा के साथ साथ सीएम योगी ने नौकरशाहों को साफ और सख्त संदेश दे दिया कि विकास की छवि पर गड़बड़ व्यवस्था दाग लगा देती है। लिहाजा कानून व्यवस्था में कोई कोताही नाकाबिले बर्दाश्त होगी और अगर ऐसा हुआ तो डीएम और एसएसपी दोनों जिम्मेदार होंगे। संयुक्त रूप से एक जो प्रहार होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसएसपी का, वो उस पर विशेष बल दिया है ताकि प्रशासन जो है एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही संवेदनशील तरीके से और बहुत ही जवाबदेह तरीके से आगे बढ़ सके। अलीगढ़, हमीरपुर, कुशीनगर की घटना में अधिकारियों के लचर रवैये पर तीखे तेवर दिखाते हुए सीएम योगी ने कहा कि सभी जिलों में पॉक्सो एक्ट और बाल अपराध के मामले चिन्हित करके ऐसे अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिलाए ताकि अपराधियों की रूह कांपे। नौकरशाहों को नसीहत का नजराना देते हुए सीएम ने समझा दिया कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो जाना होगा। बता दें कि सीएम योगी पहले भी अधिकारियों को ऐसी कड़वी दवा खिला चुके हैं। 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं, वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर। लखनऊ में बढ़ती फरियादियों की कतार और नौकरशाही की सुस्ती से नाराज सीएम ने बड़े साहबों का भी टाइम सेट कर दिया। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक जनता की फरियाद सुने। एक निर्देश जो सभी जिलाधिकारियों को अनिवार्य रूप से दिए गए हैं वो ये कि 1 घंटा रोज अनिवार्य रूप से सभी जिलाधिकारी और सभी पुलिस कप्तान ये पब्लिक से मिलने हेतु ये सुनिश्चित करें। फुट पेट्रोलिंग को बढ़ावा दें। व्यापारिक क्षेत्रों में गश्त के अलावा बड़े अधिकारी भी भ्रमण पर निकले। वहीं तैनाती से दूर घर में चादर तानकर सोने वाले अधिकारियों की नींद उड़ा दी।
कहीं पर तैनाती, कहीं और प्रवास पर सख्त सीएम ने कहा कि एसडीएम, बीडीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष रात में ही तैनाती स्थल पर रहे। चाहे वो एसडीएम्स हों, चाहे तहसीलदार हों या बीडीओ हों, चाहे वो आपके एसओज हों, सीओज हों, एसओज हों, ये सभी अगर वहां पर आवास नहीं बना है तो किराए के भवन में रहें। बहरहाल कानून व्यवस्था की कमजोर कड़ियों को कसने के लिए सीएम ने नौकरशाहों की क्लास लगाई। सुपर एक्शन मोड में आए मुख्यमंत्री की नजर अब नौकरशाही को लेकर टेढ़ी हो गई है। सवाल ये है कि आखिर कब सुधरेंगे ये साहब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8। दो 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी अपने अगले मिशन में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर पार्टी को अगली ऊंचाई पर ले जाने का लक्ष्य तय कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी एक बार फिर अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर बीजेपी परिवार को और बड़ा करने का लक्ष्य दिया है। बीजेपी ने इस सदस्यता अभियान को मिशन मोड में चलाने की तैयारी कर ली है। इस अभियान के जरिए 11 करोड़ सदस्यों वाली बीजेपी सदस्यों की संख्या बढ़ाने में जुट गई है, यानी मौजूदा सदस्यों की संख्या में 20% का इजाफा करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में जो सदस्यता होती है वो 6 वर्ष की सदस्यता रहती है, लेकिन हर 3 वर्ष बाद पिछली बार जो सदस्यता हुई थी अब उसमें अपेक्षित वृद्धि करने के लिए न्यूनतम सदस्यता में 20% की वृद्धि करने के लिए सदस्यता नए सदस्य बनाने का अभियान हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि बीजेपी ने सदस्यों की संख्या उन राज्यों में बढ़ाने का लक्ष्य रखा है जहां पार्टी का जनाधार बेहद कम है। इसके लिए बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को सदस्यता अभियान का संयोजक बनाया है। साथ ही दुष्यंत गौतम, सुरेश पुजारी, अरुण चतुर्वेदी, शोभा सुरेंद्रन सह संयोजक रहेंगे। जो नया सदस्यता अभियान का जो पर्व, जिसको हम अपने आप में संगठन पर्व कहते हैं, इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शिवराज सिंह जी को उस सदस्यता अभियान का संयोजक नियुक्त किया है। भूपेंद्र यादव ने बताया कि सदस्यता अभियान के बाद ही पार्टी संगठन के चुनाव होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि साल के आखिरी में 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव तक अमित शाह अध्यक्ष बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूपी बार काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष दुर्वेश यादव का कल एटा में अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन अब इस मौत पर सियासत शुरू हो गई है। इस बीच आज प्रदेश भर के वकील हड़ताल पर रहेंगे, तो अखिलेश यादव ने भी सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने के लिए 15 तारीख को राज्यपाल से मुलाकात करने का फैसला किया है। एटा में दुर्वेश यादव के पैतृक गांव चांदपुर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हजारों लोग मृदभाषी दरवेश के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और अश्रुपूरित नेत्रों से अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के दौरान कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि जांच हो रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कोर्ट की सुरक्षा को और बेहतर किया जाए। प्रदेश सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है, कड़ी से कड़ी सजा अपराधियों को मिल रही है। जहां तक इस घटना का सवाल है, आपको स्थितियां पूरी तरह से स्पष्ट हैं, फिर भी सरकार जांच कराएगी और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करेगी और भविष्य में कोर्ट परिसरों की सुरक्षा पुख्ता हो, इसके भी इंतजाम करेगी। इस बीच हत्याकांड पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अंतिम संस्कार के बाद पहुंचे अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर तो जमकर सवाल उठाए, साथ ही हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग की और पुलिस को भी संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया।
मुख्यमंत्री बैठक कर रहे थे, वहीं अपराधी अपराध कर रहे थे। ये आखिरकार आजादी कहाँ से मिली है? इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में अपराधियों को खुली आजादी मिली है तो कम से कम इस घटना का खुलासा होना चाहिए कि इस घटना के पीछे साजिश क्या है, कौन लोग इस घटना के पीछे शामिल हैं। मैं चाहता हूं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो। सिटिंग जज जांच ये करें कि आखिरकार बार काउंसिल की महिला अध्यक्ष की कैसे हत्या हो गई और वहीं पुलिस का रोल क्या है इसके पीछे, क्योंकि बिना पुलिस के संरक्षण की हत्याएं नहीं हो सकती। दरवेश की हत्या किन वजहों से हुई इसकी तफ्तीश तो पुलिस कर रही है, लेकिन सवाल कानून के इकबाल पर भी कि आखिर कैसे कोर्ट परिसर में कोई ऐसी जुर्रत कर सकता है। मनोज श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 एटा। संत कबीर नगर से बीजेपी सांसद प्रवीण निषाद ने प्रदेश में हो रही रेप की घटनाओं पर अजीबोगरीब बयान दे दिया है। प्रवीण निषाद ने कहा है कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, विपक्ष महागठबंधन फ्रस्ट्रेट हो चुका है, लिहाजा अपराध और रेप की घटनाएं वो करवा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जोर शोर से काम कर रही है। कई समय से देखा जा रहा है कि दुष्कर्म की घटनाएं छोटी बच्चियों के साथ जो हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर आपका क्या है? देखिए, पूरे प्रदेश में तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से काम कर रही है, लेकिन जो लोग विपक्ष में थे, जो महागठबंधन के लोग थे, वो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। हमें लगता है कि उनके द्वारा ऐसी कृत्य कार्रवाई की जा रही है। इस पर भी जल्द से जल्द हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री योगी महाराज जी पूरी तरीके से कड़ाई करने का काम कर रहे हैं। उधर बुलंदशहर में चलती कार में नाबालिग से रेप की घटना को वारदात को अंजाम दिया गया और फिर लड़की को हाईवे के किनारे फेंककर आरोपी फरार हो गए। बेहोशी की हालत में पुलिस ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया। होश आने के बाद उसने पूरा वाकया बयां किया। सरेआम एक चलती कार और उसमें सवार हैवान। हाईवे के हैवानों से सावधान। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, राह चलते राह जनी हो सकती है। पलक झपकते रेप की जघन्य वारदात हो सकती है। पुलिस का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि पुलिस आएगी जरूर, लेकिन वारदात के बाद। ताजा मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का है, जहां एक नाबालिग को हाईवे के हैवानों ने निशाना बनाया और फिर बेहोशी की हालत में लड़की को हाईवे किनारे फेंककर फरार हो गए। पुलिस टीम को बेहोशी की हालत में लड़की मिली तो उसे अस्पताल पहुंचाया गया और जब लड़की को होश आया तो उसने पूरी आपबीती सुना दी। बुलंदशहर वापस जा रही थी तो रास्ते में उसकी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया और उसी समय जीतू नामक एक लड़के ने वहाँ पर पेट्रोल भराने के बहाने उसे नशीला कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ खिला दिया, जिसमें वो बेहोश हो गई। और आगे क्या हुआ उसके बारे में उसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जीतू नामक एक लड़के का नाम बताया था लड़की ने, उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेकर के उससे घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की जा रही है। आशंका ऐसी भी जताई जा रही है कि पीड़ित लड़की आरोपियों को पहले से जानती थी। इस एंगल से भी जांच की जा रही है। साथ ही लड़की के फोन कॉल्स से भी सुराग ढूंढे जा रहे हैं। लड़की की कॉल डिटेल वगैरह का विस्तृत एनालिसिस की जा रही है। लड़की का मोबाइल पैटर्न लॉक से लड़की ने लॉक कर रखा है और उसकी सारी जो कॉल हिस्ट्री है वो डिलीटेड है। तो इन सारी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर पुलिस मामले में किसी भी तरह से कोताही बरतने के मूड में नहीं है और शायद इसीलिए वो हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। अली शरर, न्यूज़ 18 बुलंदशहर। सिर्फ बुलंदशहर में नहीं, शाहजहांपुर में भी किशोरी के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां दबंगों ने तमंचे के बल पर किशोरी के घर में घुसकर गैंगरेप किया है। मां बाप ने जब इसका विरोध किया तो दबंगों ने उन्हें भी जमकर पीटा। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पीड़ित किशोरी को मेडिकल के लिए भेजा है। वहीं आरोपियों की तलाश में भी पुलिस टीमें छापेमारी कर रही है। बेटी के तरफ से तहरीर दी है, जिसमें उसमें बलात्कार होने की घटने में 2 लोग नामजद किए गए हैं
और पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है और आगे टीम बनाकर छापा करते हुए अभियुक्तों को पकड़ने की तलाश की जा रही है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कक्षा 5 की छात्रा से भी रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मामला लालगंज कोतवाली इलाके का है, जहां बकरी चराने गई मासूम छात्रा से गांव के ही युवक ने हैवानियत की है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बच्चे के इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला महिला अस्पताल से प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया। कहना है कि उसी गांव के का नवयुवक है, 18 साल का है, उसके द्वारा उसके साथ ऐसा किया गया है। इस प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ महिला चिकित्सालय लाया गया। यहाँ से इलाहाबाद मैंने रिक्वेस्ट किया है इनसे कि उसको ढंग से इलाज के लिए इलाहाबाद भिजवा दिया जाए। साथ में महिला आरक्षी है और एक इंस्पेक्टर जिम्मेदार आदमी भेजा जा रहा है ताकि वहाँ इलाज में कोई कोताही न हो। अभियुक्त के घर पे दबिश के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। उनके रिश्तेदारों की हमें जानकारी की जा रही है। घर पे वो नहीं है, उसके रिश्तेदारों को भी जानकारी की जा रही है। जहाँ भी होगा उसकी गिरफ्तारी तत्काल। आरोपी कितनी उम्र का? आरोपी 18-19 साल का। इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। गैंगरेप के आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें कि हमीरपुर में 11 साल की बच्ची से जो दरिंदगी हुई थी, उसके आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। गैंगरेप और मर्डर का मुख्य आरोपी है वीरू सिंह, जिसके ऊपर ये इनाम घोषित किया गया है। मामले में अभी तक एक आरोपी की ही गिरफ्तारी हो सकी है। 6 दिन बीतने के बाद भी मुख्य आरोपी गिरफ्त से दूर है। खबर हापुड़ से है, जहां पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में देर रात एक पटाखे बनाने की फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि पूरी फैक्ट्री जमींदोज हो गई। हादसे में फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची फायर व पुलिस के अधिकारियों ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। वहीं अब अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि फैक्ट्री के पास पटाखे बनाने का लाइसेंस था कि नहीं। पूरा रोड है, उस पर ये पटाखे की फैक्ट्री थी, उसमें विस्फोट हुआ और ये बिल्डिंग ढह गई है और इसमें उसके गाँवों में आसपास ये इनमें लग गई है। कितने लोग की इसमें कैजुअलिटी हुई है? 3 की बता रहे हैं, अब देखते हैं। अब अच्छा, ये इस पर लाइसेंस था या विदाउट लाइसेंस? ये नहीं पता, अब हम तो आग बुझा रहे हैं। उधर फतेहपुर के गाजीपुर थाने के विजयपुरा अशोथर रोड पर अनियंत्रित होकर बस पलटने के बाद के खलासी की मौत हो गई, जबकि हादसे में आधा दर्जन लोगों की चोटें आई हैं। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प भी हुई। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की माने तो मामले की जांच कराते हुए उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर के जैतपुरा के रहने वाले सीआरपीएफ जवान महेश कुशवाहा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। महेश कुशवाहा सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। शहीद जवान का पार्थिव शरीर देर रात उनके पैतृक गांव जैतपुरा पहुंचा। आज शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं शहीद के परिवार में गम और मातम का माहौल है। चांद को समझने और उसके रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए एक बार फिर भारत ने तैयारी कर ली है। भारत 15 जुलाई को चांद पर चंद्रयान 2 भेजने वाला है। इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन की बराबरी कर लेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो 11 साल बाद एक बार फिर चंद्रमा की सतह को खंगालने के लिए तैयार है। इसके लिए इसरो 15 जुलाई को चंद्रयान 2 लॉन्च करने वाला है और खास बात यह है कि इस बार इसरो ने अपने मिशन में पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया है। This mission is mostly that our indigenous effort at this particular mission, that I would say, and that foreign efforts are there in terms of utilizing that the navigation and the tracking purpose we are using.
Otherwise, it's a 100% indigenous effort. This is the lunar craft, the spacecraft that will actually go around the moon for 15 Earth days. That's just one moon day actually. And behind that, where you're seeing scientists working on another conical shaped craft or mission, is the lander. आइए अब इसरो के चंद्रयान 2 और इस मिशन के बारे में जान लीजिए। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर से मिलकर बना है। इनमें ऑर्बिटर और लैंडर GSLV रॉकेट से जुड़े रहेंगे, जबकि रोवर को लैंडर के भीतर ही फिट किया गया है। इसरो के इसे चंद्रयान 2 के GSLV मार्क 3 रॉकेट से पृथ्वी की कक्षा के बाहर छोड़ा जाएगा, जो करीब 55 दिन बाद चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में पहुंचेगा, जिसके बाद ऑर्बिटर से अलग होकर लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव में निर्धारित स्थान पर उतरेगा। इसके बाद लैंडर में से रोवर निकलकर चांद की सतह पर जाकर नमूने एकत्र करेगा और चांद के नमूने का विश्लेषण कर आंकड़े इसरो को भेजेगा। चंद्रयान अभियान में कई चुनौतियां भी हैं, जिससे पार पाने के लिए इसरो तैयार है और इसरो को भरोसा है कि उसका ये अभियान पूरी तरह से सफल होगा। मिशन की सफलता के साथ ही भारत चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ही अपने यानों को चांद की सतह पर भेजने में सफल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।